वीरेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनके साथ भूपेंद्र चौधरी जी मौजूद हैं सीधे, चूंकि मिल्कीपुर को लेकर भी चुनाव की तारीखें सामने आ गई हैं। जरा बातचीत कीजिए। मिल्कीपुर को लेकर बड़े सारे सवाल समाजवादी पार्टी ने खड़े किए थे पहले उपचुनाव नहीं होने को लेकर। आज तारीख आ गई है, 5 फरवरी को वोट पड़ेंगे। मिल्कीपुर अयोध्या संसदीय सीट की एक सीट है और पूरे देश की निगाह है। अध्यक्ष जी, क्या रणनीति है इस बार? हमारी तैयारी पूरी है और पूरी ताकत के साथ हम लोगों ने जनता के बीच में हम गए हैं। हमने अभी सदस्यता अभियान अपना पार्टी का एक व्यापक स्तर पर चलाया है प्रदेश में, देश भर में। उसमें इस विधानसभा को भी हमने फोकस किया है और निश्चित रूप से जैसा हमने इस विपक्ष के एजेंडे को बेनकाब करने का काम उपचुनावों में हुआ है और 9 सीटों में 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी बड़े अंतर से जीती है, तो बड़े अंतर से इस बार मिल्कीपुर सीट को भी जीतने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी और हम लोगों ने उसके लिए पूरी तैयारी की है। अवधेश प्रसाद जो अयोध्या से सांसद हैं, उनके बेटे प्रत्याशी हैं समाजवादी पार्टी से। अब ये आपको 5 तारीख तक इंतजार करना पड़ेगा, 8 तारीख तक जब काउंटिंग होगी, लेकिन हमारी तैयारी पूरी है। हम घर घर जाएंगे और निश्चित रूप से हमारी सरकार ने जो काम किए हैं योगी जी और मोदी जी के नेतृत्व में, हम अपने काम के एजेंडे के आधार पर चुनाव लड़े हैं और विपक्ष ने लोकसभा चुनाव में जो एक नकारात्मक एजेंडा चलाया था, एक नेगेटिव प्रचार किया था, उसका मुंह तोड़ जवाब प्रदेश की जनता ने उपचुनावों में दिया है। मैं सभी दिल्ली वासियों को इसके लिए बधाई देना चाहता हूं कि एक बार फिर से लोकतंत्र का महान अवसर आपके पास है, आपके सामने है। आप अपने बच्चों के लिए अच्छा भविष्य चुनें, अच्छी शिक्षा चुनें, स्वास्थ्य चुनें, महंगाई से लड़ने के लिए मदद देने वाली सरकार चुनें और साथ साथ वोट जरूर डालें। 5 फरवरी को जैसा चुनाव आयोग ने भी कहा है कि बुधवार का दिन है, वोट जरूर डालने जाएं और 8 फरवरी को जब नतीजे आएंगे तो उसके लिए हम पूरी तरह तैयार हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार फिर से बनेगी केजरीवाल जी के। सर, मुख्य चुनाव आयुक्त ने वोटर डिलीशन के मुद्दे पर भी अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा कि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी थी। आप जो सवाल उठा रहे थे, नहीं, पारदर्शी प्रक्रिया पे ही हमने सवाल उठाए हैं। पारदर्शी प्रक्रिया जिसको वो कह रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं कुछ क्वेश्चंस हैं, उनके जवाब दे दें कि भाई कैसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के नाम पर कई 100 लोगों के नाम वोटर लिस्ट से डिलीट कराने की एप्लीकेशन स्वीकार की जा रही हैं, उन पर कार्रवाई की जा रही है। कैसे ये हो रहा है कि जो लोग दिखाए जा रहे हैं कि इन्होंने किसी का वोटर लिस्ट से नाम कटाने के लिए नाम दिया, वो लोग ही गायब हैं, वो लोग ही नहीं हैं। फर्जी एप्लीकेंट्स वोट कटवाने के लिए फर्जी एप्लीकेंट्स के नाम का इस्तेमाल किया जा रहा है। कैसे हो रहा है और अगर कोई कर रहा है तो उसके खिलाफ चुनाव आयोग क्या कार्रवाई कर रहा है, इसको भी पारदर्शी बता देते। वो बता देते कि हाँ जी, हमने संज्ञान में लिया था, इतने लोग फर्जी एप्लीकेंट पाए गए जिन्होंने चुनाव आयोग को नाम कटवाने के लिए झूठी मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन दी थी और हमने उनको उठा के जेल में। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके बारे में जो टिप्पणी दी थी, कहा था कि ईवीएम तो वही लोग करते हैं जब चुनाव हार जाते हैं, चुनाव में उनकी विफलता हो जाती है तो उनके पास एक ही रोना होता है कि किस तरीके से ईवीएम पर आरोप लगाया जाए। और ये वही पार्टियां हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, ये सब लोग ईवीएम पर तभी सवाल खड़े करते हैं जब ये चुनाव हारते हैं। आप इतिहास देखिए, इन सब से पूछिए, जब जब ये चुनाव जीते तो इन्होंने ईवीएम पर सवाल नहीं खड़े किए, जब ये चुनाव हारते हैं तो इनको ईवीएम का रोना आता है। मैं ये बधाई देना चाहता हूं भारत के चुनाव आयोग को जो इतना निष्पक्ष चुनाव कराते हैं। मालवीय नगर से उम्मीदवार सतीश उपाध्याय को आप सुन रहे थे, पूर्व बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी दिल्ली के वो रह चुके हैं, यहां पर ईवीएम को लेकर अपनी बात कहते हुए। लेकिन कुल मिलाकर पार्टियों की तैयारियां पूरी हैं और हमारे साथ 2 बेहद खास मेहमान स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। एक बार भी पिछले 1-1.5 घंटे से 2 लोग बैठे हुए हैं, टिप्पणी नहीं हो पाई है। दिव्यांग, सबसे पहले आपका रुख करते हुए, ईवीएम का रोना या फिर बाकी चीजों को लेकर चुनाव आयोग की ओर से भले ही विस्तार से जवाब दे दिया गया हो, लेकिन एक बड़ा मुद्दा बनेगा। देखिए, मनीष सिसोदिया एक बार फिर से सामने आए, उनकी ओर से कहा गया कि ये कैसे हो रहा है कि लोगों के नाम कटाए जा रहे हैं और कुछ सपोर्टर्स के नाम बढ़ाए जा रहे हैं जो बीजेपी की तरफ हैं। चुनाव आयोग जवाब देते रहे, ये लोग नहीं मानेंगे। देखिए, अक्टूबर में इसका एक ड्राफ्ट रोल आया और ड्राफ्ट रोल के बाद जो फाइनल जो लिस्ट आया, जो रोल आया, वो 6 जनवरी को आया और उसमें काफ़ी बढ़ोतरी हुई। 1,55,00,000 मतदाता दिल्ली में है। अब इसमें 5 लाख लोगों ने एप्लीकेशन डाले। बिल्कुल, खुद जो सीईओ हैं दिल्ली के, जो चीफ इलेक्शन ऑफिसर हैं, उन्होंने कहा कि ये एक अनप्रेसिडेंटेड था, यानी पहले कभी नहीं हुआ और हमें इसकी जांच
कड़ाई से करनी होगी। जब आपके जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं दिल्ली के, अगर वही ये कह रहे हैं कि इसकी कड़ाई से जांच करनी होगी, तो बिल्कुल एक ध्यान तो आकर्षित करते ही ये बात कि ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गड़बड़ हुई है, सिर्फ ये कहा जा रहा है कि इसको ध्यान से देखिए कैसे हुआ कि जब इलेक्टोरल रोल्स के बाद आखिरी 20 दिनों में 5 लाख लोग एप्लीकेशन करते हैं, उससे एक चौंकाने वाली बात है। अगर ये चौंकाने वाली बात नहीं होती तो चुनाव आयोग के अधिकारी स्वयं इस बात को न कहते। पारदर्शिता बहुत जरूरी है और इसी को लेकर चुनाव आयोग की ओर से अपनी बात कही गई। प्रियंका कक्कड़ जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता मौजूद हैं उनके साथ। दीपक बातचीत कीजिए, उसके बाद मैं फौरन आ रही हूँ। आदेश आपके भी पास। दीपक बातचीत कीजिए, आ गई है चुनाव की तारीख, क्या है तैयारी? चित्रा राष्ट्रीय प्रवक्ता है प्रियंका कक्कड़ आम आदमी पार्टी, उनसे बात कर लेते हैं। 5 तारीख को मतदान, 8 तारीख को नतीजे आ जाएंगे। कितनी आश्वस्त है? पहली बात तो जीत को लेकर, लेकिन जिस तरीके से आप पे आरोप लग रहे हैं शीश महल को लेकर, आपदा आपने दिल्ली में ले आए हैं, उस पर भी क्या कहेंगे? देखिए, भाजपा का काम है गाली गलोच वाले राजनीति करना, अब्यूज़ करना, वो उनका काम है, उनको करने दीजिए। आम आदमी पार्टी इसलिए आश्वस्त है क्योंकि उन्होंने 10 साल लगातार जनता के लिए काम किया है। हम लोग जनता के बीच में रहने वाली पार्टी हैं, ग्राउंड पर रहते हैं, एंड वी वेलकम दिस लार्जेस्ट फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी एंड वी होप कि इलेक्शन कमीशन जैसा उन्होंने आश्वस्त किया है वैसे ही परवेश वर्मा जो काला धन बांटते हुए खुलेआम देखे गए, उन पर कार्रवाई होगी। जैसे हमने वोटर एडिशन और डिलीशन का मामला बार बार उठाया, क्योंकि एक बल्क में आफ्टर द समरी रिवीजन प्रोसेस हैज़ बीन क्लोज्ड, बल्क में एप्लीकेशंस डाली जा रही हैं। ऑब्जेक्टर्स मना कर रहे हैं कि उन्होंने वो एप्लीकेशन डाली ही नहीं। अब तक 8 FIR की हैं 24 लोगों के ऊपर इलेक्शन कमीशन ने। अनीता सिंह जी जो माननीय सांसद संजय सिंह जी की वाइफ हैं, उनके नाम काटने की एप्लीकेशन 2 लोगों ने डाली, उनके ऊपर भी FIR की गई है। तो मुझे उम्मीद कर सकती हूँ कि इलेक्शन कमीशन जल्द इस सब को प्रोसेस को क्लोज करेगा और कार्रवाई। आपको लगता है इस बार आम आदमी पार्टी पारदर्शी व्यवस्था की बात यहाँ पर कही जा रही है और इलेक्शन कमीशन की ओर से आज इस बारे में आश्वस्त भी किया गया है। जैनेंद्र का रुख कर लेते हैं। नई दिल्ली से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार संदीप दीक्षित उनके साथ मौजूद हैं, बातचीत कीजिए जैनेंद्र। जैनेंद्र तक ऐसा लग रहा है आवाज नहीं जा रही है, आप कुछ कहना चाह रहे थे दिबांग, उसके पहले जैनेंद्र मेरी आवाज मिल रही है क्या? एक बार पूछ लेती हूँ, जैनेंद्र मेरी आवाज आ रही है आपको? प्रवेश वर्मा कुछ बोल रहे हैं, सुनते हैं। लोग जहाँ पे भी हारते हैं वहाँ पे वो EVM की बात करते हैं, जहाँ पे जीतते हैं वहाँ पे वो चुप रहते हैं। उनको मालूम है उनकी हार उनको साफ दिखाई दे रही है, तो अभी से उन्होंने वोटर लिस्ट के ऊपर में, EVM के ऊपर में अभी से आरोप लगाना शुरू कर दिया है। अगले महीने हमारी सरकार बन रही है, अच्छे बहुमत से बन रही है। शीश महल की दिखाने की तैयारी फिर परवेश शर्मा क्या करने वाले हैं? आपको लेकर जाऊँगा मैं अभी। आखिरी सवाल है, ऑपोजिशन लगातार कह रहा है कि जो कैग की भी रिपोर्ट आई है शीश महल को लेकर, जो धांधली हुई है एक लंबा चौड़ा, तो परवेश शर्मा अरविंद केजरीवाल को टक्कर देने वाले हैं, ऐसा दिल्ली की जनता भी कह रही है कि आप जो है डिफीट करने वाले हैं अरविंद केजरीवाल को। आपको लगता है ऐसा? लोग कॉन्फिडेंस है यहाँ पर? देखिए, यहाँ का जो चुनाव है, लोग मुझे कह रहे हैं कि इस बार तो हम ही लड़ेंगे, आपको नहीं लड़ना है। इस बार तो लोग ही चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ की नई दिल्ली की जनता जिनको धोखा मिला है, यहाँ पे उनके बच्चों को बेरोजगारी मिली है, उनके झुग्गी वालों को आज तक कोई मकान नहीं मिला है, उनको गंदा पानी मिला है, तो लोग कह रहे हैं इस बार का इलेक्शन तो वही लड़ेंगे। और मैं ये सारे लोगों को भी दिखाने ले जाऊंगा शीश महल को, वो देखेंगे कि एक आदमी जब हमारी जनता उनसे दवाई मांगती थी तब वो हमको दारू देता था। जब हम नई दिल्ली से बीजेपी उम्मीदवार प्रवेश वर्मा को आप सुन रहे थे। दिबांग, आप अपनी कुछ बात रखना चाहते हैं? मैं कह रहा हूं कि ये जो बात हो रही है किस तरह से वोट पड़ते हैं, आप हरियाणा का चुनाव देखिए, जिस दिन वोटिंग हुआ उस दिन 7 बजे तक जो आंकड़ा था 61.1 था। बिल्कुल। उसके बाद रात को जो आंकड़ा आया वो 61.59 आया। ठीक है, 5 तारीख को था, 6 तारीख को चुनाव जब गिनती होने वाली थी उससे एक दिन पहले फिर आंकड़ा आता है 67.9%। आप बढ़ाइए आंकड़ा, आप काउंटिंग के एक दिन तक बढ़ा देते हैं, ये सवाल रेज करता है, इसका जवाब आपको देना चाहिए था। एक बात जो अब चित्रा आप दोहराएंगी बार बार, वो ये है कि अगर आपको अंधविश्वास है अंकों के बारे में, तो हरियाणा में चुनाव वोटिंग हुई थी 5 तारीख को, गिनती हुई थी 8 तारीख को, जीत हुई थी बीजेपी की। क्या ये भी एक कोशिश है? अब आप आम आदमी पार्टी को बैठे बैठे स्टूडियो से ही डरा रहे हैं, इस तरह की कोशिश क्या हो सकती है? आदेश, क्या भरोसा करते हैं आप इन बातों पर? और जैनेंद्र जैसे हमारे साथ जुड़ेंगे, आप बताइएगा, तारीखें नजदीक आ गई हैं, क्या दिख रहा है सिनेरियो?
इंटरेस्टिंग ये है कि राजीव कुमार 35 मिनट तक सफाई देते रहे विपक्ष के आरोपों के ऊपर कि जो जो सवाल आप लोगों ने हमसे पूछे उसका जवाब हम आपको देते हैं, क्योंकि राजीव कुमार इस बात को समझते थे कि उनकी आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसके बाद रिटायरमेंट हो जाएगी और वो अपनी बात नहीं कह पाएंगे, ताकि लोग ये ना कह पाएँ कि इलेक्शन कमीशन के तौर पर इनके ऊपर ये आरोप थे और जवाब नहीं दे पाए। दूसरा, मुझे लगता है कि पहली बार 11 साल में आम आदमी पार्टी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, इसीलिए वो अपने उम्मीदवार चेंज कर रहे हैं, सीट चेंज कर रहे हैं और एक सुनहरा मौका है 26 साल बाद बीजेपी के पास, क्योंकि 11 साल से अरविंद केजरीवाल और लगभग 15 साल कांग्रेस की शीला दीक्षित दिल्ली की मुख्यमंत्री रही, लेकिन कभी भी बीजेपी सत्ता में नहीं आ पाई 26 साल से। दूसरा, 2014 में पूर्ण बहुमत सरकार बीजेपी की बनी, 19 में उससे ज़्यादा सीटें आई, 303 सीट आई, लेकिन 2015 में और 2020 में बीजेपी दिल्ली में हार गई। तीसरी बार फिर 2024 में सरकार बनती है बीजेपी की केंद्र में, और अब की बार फिर मैं कहूँगा लिटमस टेस्ट है बीजेपी नेतृत्व का, लीडरशिप का। लेकिन इस बार मुझे लग रहा है कि बीजेपी प्रधानमंत्री के चेहरे पर चुनाव लड़ना जा रही है, क्योंकि कोई भी लोकल फेस नज़र नहीं आता, इसलिए आम आदमी पार्टी बार बार बोल रही है कि घोड़ा तो है लेकिन दूल्हा नहीं है। तो एक लिटमस टेस्ट है बीजेपी लीडरशिप का कि वो देखिए, दिल्ली की जीत का भी अपना एक अहमियत है, उसकी एक खासियत है कि आप दिल्ली नहीं जीत पाए, अपने देश जीत लिया। 2 टर्म ऐसे हो चुके हैं कि जब देश ने पूर्ण बहुमत दिया बीजेपी को, प्रधानमंत्री मोदी को, लेकिन इस बार पूर्ण बहुमत नहीं आया, वो बात सही है, लेकिन बीजेपी लीडरशिप को दिल्ली में सत्ता बन पाएगी या नहीं बन पाएगी। लेकिन एक बात इंटरेस्टिंग है चित्रा, कि कांग्रेस पार्टी इस बार बड़े जोर शोर से चुनाव लड़ रही है। अगर कांग्रेस पार्टी का वोट शेयर बढ़ेगा तो उसका सीधा फायदा बीजेपी को मिलेगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी इंतजार में भी है कि ऐसा हो जाए आदेश। नहीं, दोनों तरफ लग रहा है, हाँ। साफ साफ दिख रहा है। वो तो जिस मुस्तैदी से कांग्रेस पार्टी खड़ी है, आपने देखा कि अभी संडे को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी परसों, जिसमें ये कहा गया था कि हम कांग्रेस पार्टी ये बताएगी कि क्यों अरविंद केजरीवाल देश विरोधी है, लेकिन उससे 10 मिनट पहले कांग्रेस लीडरशिप का मैसेज आया और उसको स्थगित कर दिया गया। कहा कि इस भाषा का इस्तेमाल मत करिए कि देश विरोधी हैं, क्योंकि एक पार्टी के मुखिया हैं, 2 बार जनता के द्वारा चुन के आए, 3 बार, और इंडिया अलायंस के पार्टनर हैं अभी तक। आप अटैक कीजिए, दिल्ली कांग्रेस अटैक करेगी, लेकिन भाषा पे संयम रखिए। राहुल गांधी की तरफ से संदेश दिया गया और उसके बाद उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कैंसिल कर दिया गया। जवाब भी तो देना पड़ेगा ना, क्योंकि आप उन्हीं देशद्रोही जिसको आप बता रहे हैं अजय माकन के शब्दों में, उन्हीं के साथ आप चुनाव मैदान में गए थे, चुनाव लड़े थे। जैनेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जैनेंद्र, बातचीत कीजिए संदीप दीक्षित से। जैनेंद्र, बातचीत कीजिए। बिल्कुल चित्रा, संदीप दीक्षित हमारे साथ हैं। चुनाव की तारीखों का जो ऐलान हो गया है, अब आपसे सीधा सवाल है, कांग्रेस पिछले 2 विधानसभा चुनाव से तो खाता नहीं खोल पा रही, 3 लोकसभा चुनाव भी हो गए खाता खुले हुए, इस चुनाव में कितनी सीटों की जीत की उम्मीद है कांग्रेस में? देखो, इस चुनाव में तो हम लोग सरकार बनाएंगे, ये मुझे पूरा उसमें कोई संदेह नहीं। देखो, अगर मैं छोटी गणित आपको बताऊं जल्दी में, हमको 5-6% के करीब वोट पड़ा था पिछली बार। बहुत सा कांग्रेस का ऐसा वोटर है जो प्राथमिक रूप से चाहता था कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार ना बने। किन्हीं कारण से 15 में 19 में हम लोग ज़मीन पर लड़ते नहीं दिखे, जो भी कारण उस समय रहे होंगे, तो हमारा कोई 12-13-14% वोट आम आदमी में जाकर वोट कर रहा था। बहुत से लोगों ने मुझसे कहा कि साहब आप लोग हो नहीं, इसलिए हम मन मार के भी आम आदमी को वोट कर रहे हैं, क्योंकि आज हम लड़ते हुए दिख रहे हैं। दिल्ली में वो परेशान हो गए हैं केजरीवाल से, थक गए उसके झूठ से, वो 12-13% हमारे पास लौट के आता है। उसी तरीके से कुछ हमारा ऐसा वोटर है जो आम आदमी पार्टी के बहुत एंटी था, क्योंकि जिस तरह का उसने कैंपेन हमको किया था, शायद उसको परहेज नहीं था, वो 4-5-6% बीजेपी को। कितने परसेंट वोट आपको मिले? अगर आप गिन ले दोनों को मिला के तो 22-23% पे तो हम पहुंच ही जाते हैं। बाकी हमारा कैंपेन है, लोगों की थकन है, थक गए हैं अरविंद केजरीवाल से, थक गए हैं मोदी से कि उसकी एमसीडी ने, उनके डीडीए ने कोई काम नहीं किया दिल्ली में, तो वो किसके पास जाएंगे? तो कुछ मन से और कुछ इन लोगों से नाराज होकर कांग्रेस की तरफ आएंगी ना। तो सीटें कितनी है? सीटें मेरे ख्याल से 40 प्लस। और लेकिन इसका इस कॉन्फिडेंस का राज क्या ये ओवर कॉन्फिडेंस है कांग्रेस का? नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस हो सकता है, क्योंकि मुझे नई दिल्ली में बहुत अच्छा रिस्पांस दिख रहा है। तो आप ये कह सकते हैं कि आप नई दिल्ली की स्थिति को पूरी दिल्ली में बता रहे हो, पर हम दिल्ली में और जगहों पे भी तो बात कर रहे हैं ना। नई दिल्ली में आप हरा देंगे अरविंद केजरीवाल? अरविंद केजरीवाल हार रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इस समय अरविंद केजरीवाल का ज्यादातर जो वोटर है वो कांग्रेस की तरफ आ रहा है। देखो, वो शीला जी को याद कर रहा है, तो वो एक तरीके से वो कांग्रेस की तरफ आ रहा है। लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं कि वो आम आदमी पार्टी का समर्थन करेंगे, दिल्ली में कांग्रेस का समर्थन नहीं करेंगे। और ऊपर से संजय राउत ने भी कहा है कि दोनों पार्टियों के अलग लड़ने का मतलब है बीजेपी का, ये लोग मदद कर रहे हैं बीजेपी की अलग लड़। ठीक है, संजय राउत जी कुछ कहें, भाई सपा का तो एक सवाल बनता ही है ना
कि सबसे ज़्यादा अगर इन्होंने जिन नेताओं को गरियाया था 2012-13 में, उसमें एक मुलायम सिंह जी थे। ये कहते थे कि उससे ज़्यादा भ्रष्ट नेता कोई नहीं है। एक बार मैंने आज ही एक वीडियो देख रहा तो कह रहे थे कि क्या मुलायम सिंह को नहीं हराना चाहिए। तो कांग्रेस के नेताओं को भी कहा था, आपने भी गठबंधन किया था अभी लोकसभा चुनाव। हमने गठबंधन राज्य में नहीं किया था, हमने गठबंधन किया था मोदी के खिलाफ, राहुल जी के लिए, और ये हमारे साथ आए थे। ये याद रखिए, सब लोग भूलते हैं जैसे हम इनके साथ चले गए थे। इंडिया गठबंधन कांग्रेस बनाती है, ये वो गठबंधन ज्वाइन करते हैं। अरे भाई हम बस में जा रहे हैं, कोई और चढ़ गया तो चढ़ो, चल लो, आप भी बस में चढ़ लो, होटल में आओ खाने, आप भी आओ, पर क्या हमने घर में? अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भाजपा को आप हरा रही है इसलिए हम आपका सपोर्ट करेंगे, कांग्रेस का नहीं। देखिए, अखिलेश यादव मूलतः वहां जाएंगे, कोई बुरा माने सही माने, जहां उनको लगेगा कांग्रेस कमजोर हो रही है। वो उनका कोई भारतीय जनता पार्टी इससे उससे कोई, मुझे नहीं लगता है कोई बहुत बड़ा नैतिक हुआ। चलो वो अपने अपर लेवल पे कुछ कहें, इंडिया अलायंस में वो क्या करें क्या ना कहें, उनका तो स्वाभाविक था वहां जाना। लेकिन इन बातों से आपको लगता है फर्क नहीं पड़ेगा, कांग्रेस ही इस बार नंबर 1 पार्टी? इसमें यही होगा कि जो सपा का वोटर दिल्ली में है वो हमेशा के लिए सपा को छोड़ के कांग्रेस में आ जाएगा। इसमें हमको एडवांटेज मिलेगा। अखिलेश यादव के इस कदम से आपको हमको एडवांटेज मिलेगा। उनका है 1-2% वोट है। संदीप जी, जब अगर 40 सीटें आप कह रहे हैं कांग्रेस की आएगी तो सीएम क्या आप बनेंगे अगर आप अरविंद केजरीवाल को नई दिल्ली में हरा रहे? नहीं, सीएम तो देखो हमारी हाईकमांड तय करेगी, वो जिसको तय करेगी वो सीएम बनेगा। रेस में हाईकमांड है और उसकी चॉइस है, जो भी हो। आखिरी में चुनाव आयोग ने जिस प्रकार से तमाम जो आप लोग आरोप लगाते रहे वोटर लिस्ट को लेकर, ईवीएम को लेकर, जिस तरीके से हर पॉइंट बाय पॉइंट जवाब दिया, अब तसल्ली है? और अब आपको लगता है कि सारे सवालों के जवाब मिल गए जिस तरीके से सीईसी ने एक सवाल का? नहीं, ये जवाब तो बहुत दिनों से दे रहे हैं। यहाँ उनको लगा होगा कि यार देखो काम तो हम वही कर रहे हैं। भी संतुष्ट नहीं आप? संतुष्ट कैसे होंगे? पहले भी नहीं थे, अब तो और भी नहीं है। भाई आदमी कौन है? आदमी है जो घर में घुसते ही जवाब देने लगता है या सफाई देने लगता है। आप कहीं से आते हो घर में लेट और एकदम 10-12 एक्सक्यूज देने लगते हो तो पहले ही संदेह हो जाता है कि कहीं गड़बड़ करके आ रहे हो। तो जो आदमी प्राथमिक से ही अपनी सफाई देना शुरू कर दे उस पर तो संदेह बढ़ जाता है, संदेह कम नहीं होता। ओवर टू यू चित्रा, सुन रही हैं आप? एक तो चुनाव आयोग की जो सफाई है उससे संतुष्ट नहीं है संदीप दीक्षित। बड़ा बयान है कि कांग्रेस 40 सीटें जीत रही है और सरकार बना रही है। और अगर ऐसा होता है तो 0 से 40 पर जाना ये अपने आप में यकीनन बहुत बड़ा चमत्कार होगा। संदीप दीक्षित जो दावा कर रहे हैं, हालांकि कांग्रेस पार्टी की ओर से अब तक 48 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है, 70 सीटों पर बाकी के नाम का इंतजार किया जा रहा है। मेघा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मेघा, लेकिन सबसे, और यहां पर आपको दिखा रहे हैं, अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया है, दिल्ली की जनता का विश्वास हमारे काम की राजनीति के साथ ही होगा, हम जरूर जीतेंगे। चुनाव की तारीख का ऐलान हो चुका है। ये चुनाव काम की राजनीति और गाली गलौज की राजनीति के बीच होना है। दिल्ली की जनता का विश्वास और तमाम बातें अरविंद केजरीवाल पूर्व सीएम ये बोलते हुए, लेकिन अपने आप में बड़ा दिलचस्प है। अरविंद केजरीवाल से जब बार बार ये सवाल पूछा जाता है मुख्यमंत्री तो आतिशी हैं, तो उन्होंने कहा कि चुनाव तो मेरे नाम पर हो रहा है और यकीनन मुख्यमंत्री वही बनेंगे। आतिशी को भी पता है कि अगर आम आदमी पार्टी की सरकार आती है तो फिर उनकी कुर्सी जाएगी, अरविंद केजरीवाल बनेंगे मुख्यमंत्री। लेकिन क्या ऐसा होगा? भारतीय जनता पार्टी क्या कोई बहुत बड़ा चमत्कार मेघा कर पाएगी? क्योंकि यकीनन जो आवाज स्टूडियो से उठ रही है, 27 साल हो चुके हैं और किसी भी सीएम ने अपने 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं किया। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने इस बार ऐसा क्या कर दिया है जिसके आधार पर वो दावा कर रही है कि आपदा जाएगी और बीजेपी आएगी? मेघा। चित्रा, 2 शब्द हैं, 2 शब्दों पे ध्यान हमें रखना चाहिए। पहला शब्द है माइक्रो मैनेजमेंट और दूसरा शब्द है एंटी इनकम्बेंसी। ये 10 साल की जो एंटी इनकम्बेंसी अरविंद केजरीवाल की सरकार की है, वो भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगता है कि अब वो हर कोने गली कूचे में दिल्ली में दिखाई दे रही है। चाहे वो कूड़े का पहाड़ हो, चाहे वो गंदा नाला हो, चाहे वो पानी भरने की बात हो, वो एक बात है। दूसरी, भारतीय जनता पार्टी को ये भी लगता है चित्रा कि जितने वादे अरविंद केजरीवाल ने किए, 10 सालों में जितने वादे किए हैं, वो सारे वादे उनके चेहरे पर उलटकर पड़े हैं जोर से। चाहे वो शीश महल का मुद्दा हो, चाहे अरविंद केजरीवाल जो जितनी सारी बातें कहते थे कि भ्रष्ट कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे, उनके साथ हाथ मिला लिया, करप्शन नहीं करेंगे तो उसके लिए उनको जेल जाना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी का ऐसा मानना है कि ये सारे वादे जो उन्होंने किए और सब उल्टे पड़ गए, वो उन पर चिपक गए इस बार। और ऑफ कोर्स आप देख रहे हैं पिछले 3 महीने से जिस तरीके से एक्टिवली भारतीय जनता पार्टी मीम्स चल रही है, सोशल मीडिया पे चल रहे हैं, ये अरविंद केजरीवाल को हर रोज नए नए तरीकों से उनको घेर रहे हैं, उन पर अटैक कर रहे हैं।
हैं। ये पहली बात एंटी इनकम्बेंसी की हुई। पर मैं आपको कहूं कि ग्राउंड पर जब आप जमीन पर जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाते हैं, तो लोग आपको ये बड़े मुद्दे के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। कोई शीश महल के बारे में बात नहीं कर रहा, पर वो गंदी नाली के बारे में बात कर रहा है जिसके बारे में अरविंद केजरीवाल ने वायदे किए थे। वो गंदी यमुना के बारे में बात कर रहा है जिसे बार बार अरविंद केजरीवाल ने कहा था हम साफ कर देंगे। ये पहली बात है। दूसरी बात चित्रा यहाँ ये है कि जो मेघा, मैं आपके पास आ रही हूँ। एक पोस्टर इस वक्त दिखा रहे हैं बीजेपी दिल्ली की ओर से, ये जारी किया गया है और उसमें लिखा हुआ है 8 फरवरी को दिल्ली को मिलेगी डबल इंजन की सरकार, राजधानी के विकास को मिलेगी रफ्तार और दिल्ली वासियों को मिलेगा केंद्र की जनहित योजनाओं का उपहार। आ रही है भाजपा, हैशटैग के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा। देखिए, अब ये बिल्कुल साफ हो गया है कि दिल्ली की ये जो चुनावी लड़ाई है वो सिर्फ नरेंद्र मोदी के चेहरे के सहारे ही भारतीय जनता पार्टी लड़ना चाहती है, क्योंकि बाकी की जितनी भी तस्वीरें यहां पर लगाई गई हैं, कई नेता हैं, चाहे वो दिल्ली भाजपा के सांसद हों या फिर यहां पर तमाम जो क्षेत्रीय नेता हैं, लेकिन सभी के बहुत छोटे छोटे चेहरे। गौर से देखने पर ही आपको पता चलेगा कि किन चेहरों को लगाया गया है। नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव को लड़ना चाहती है भारतीय जनता पार्टी और इसी वजह से यह पोस्टर जारी करके एक बहुत बड़ा संदेश दिया गया है। हमने देखा 2 चुनावी रैलियों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से किस तरह से केजरीवाल सरकार पर निशाना साधा गया। शीश महल को लेकर उनकी ओर से आरोप लगाए गए, आपदा जाएगी। बार बार ये जो आपदा शब्द है वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही इंट्रोड्यूस किया, जिसके बाद अब भारतीय जनता पार्टी लगातार इसको लेकर बड़े बड़े होर्डिंग्स दिल्ली की अलग अलग सड़कों पर लगा रही है। मेघा, जो होर्डिंग जारी की गई है, ये जो तस्वीर ट्वीट की गई है भारतीय जनता पार्टी की ओर से, इस पर आपकी टिप्पणी। नरेंद्र मोदी एकमात्र ऐसा चेहरा, और ये बीजेपी के लिए बहुत अच्छी भी बात नहीं हो सकती है, क्योंकि क्षेत्रीय स्तर पर कोई भी वो चेहरा नहीं बन पाया जो अरविंद केजरीवाल का मुकाबला कर सके। वहीं जब नरेंद्र मोदी सामने आ जाते हैं तो अरविंद केजरीवाल की जो पार्टी है वो डायरेक्टली हिट करने से मोदी को डरती है, क्योंकि जितने भी चुनाव हुए उसमें यह बात पाया गया कि सीधे अटैक करने पर पार्टियों को, विपक्षी दलों को नुकसान होता है। क्या ये वजह है, ये रणनीति बीजेपी की ओर से तैयार की गई है? चित्रा एक बात हमें माननी पड़ेगी कि भारतीय जनता पार्टी, एज फार एज पार्टी इज कंसर्न, भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के अंदर कोई ऐसा चेहरा अभी तक उभर कर या बन नहीं पाया है भारतीय जनता पार्टी के लिए जो अरविंद केजरीवाल को टक्कर दे सके। पहली बात। दूसरी बात, उन्हें लगता है एक तो थोड़ी सी मैं आपको कहूँ रिसोर्सेज की वजह से भी प्लानिंग की जाती है। प्रधानमंत्री जी को दिल्ली में अलग अलग जगह में जाकर प्रचार करना बहुत ईजी होता है। यही काम जब वो महाराष्ट्र में कर रहे थे, यही काम जब वो दूसरे स्टेट्स में कर रहे थे, तो थोड़ी सी दिक्कत होती है। हर बार ट्रैवल करना है प्रधानमंत्री को। एक रिसोर्स वाइज आप प्रधानमंत्री को यहां पर अच्छे से यूज कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, आपके पास ऐसा कोई चेहरा है नहीं जिसको आप खड़ा करेंगे। तीसरी बात, चित्रा, बड़ी खबर आ रही है मेघा, मैं फौरन उसके बाद आ रही हूं। चुनावी घोषणा पत्र पर चुनाव आयोग की ओर से बड़ा बयान सामने आया है। चुनावी वायदे पर चुनाव आयोग ले आएगा प्रोफॉर्मा। ये बड़ी खबर इस वक्त की है। वादा लागू करने के लिए पैसा कहां से आएगा ये बताना होगा। चुनावी वायदे का सरकार के खजाने पर असर भी बताना होगा। फ्रीबीज को लेकर लगातार जो सवाल खड़े हो रहे थे, राजनीतिक दलों को ये जानकारी जनता से साझा करनी होगी। चुनावी घोषणा पत्र पर चुनाव आयोग का ये बहुत बड़ा सामने आया है। मेघा, मैं फौरन आपके पास आ रही हूं। दिबांग से इस सवाल का मैं जवाब ले लेती हूं। फ्रीबीज को लेकर ये अपने आप में एक अच्छी पहल कही जा सकती है चुनाव आयोग की। जी हाँ, ठीक पहल है। देखिए, अब इसमें भी राजनीतिक दल हैं, वो अपनी तरीके से जवाब दे देंगे। आप देख ही रहे हैं कि केजरीवाल लगातार उनसे पूछा जा रहा है कि आप पैसा कहाँ से लाएंगे। वो कह रहा है कि हमें पैसा मिलता है, हम उसका इस्तेमाल करते हैं। फ्रीबीज की राजनीति, जिसको आप फ्रीबीज बोलते हैं, रेवड़ी बोलते हैं, मुझे लगता है कि लोगों को मदद तो हो रही है। मेरी बिल्कुल इसमें अलग राय है। आम लोगों को, उन लोगों को बिल्कुल जो समाज की हाशिए में हैं, जिनको कोई पूछता नहीं है, उनकी एक तरीके से पूछ तो हो रही है। उनको कुछ पैसा तो मिल रहा है इसी बहाने से। ये अपने आप में एक बड़ी बात है। जिस तरह का जो सिस्टम बना हुआ है उसमें पीछे छूटे हुए जो लोग हैं उनकी एक मदद की बात इसमें साफ दिखाई देती है। लेकिन चुनाव आयोग इस बारे में जागा है, कुछ करता हुआ दिखाई दे रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपको उनके शेयर बड़े पसंद आते हैं। मुझे लगता है, जो मैंने पिछली बार भी इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि बिल्कुल चवन्नी शेयर होते हैं चित्रा, और पता नहीं वो क्यों इतना सार्वजनिक रूप से इतने कॉन्फिडेंस से इस्तेमाल करते हैं। उनका एक अच्छा काम जो उन्होंने किया वो ये उनके शेयर अच्छे नहीं लगे आपको, क्योंकि मुझे लगता है कि शेयर के मामले में, पोएट्री के मामले में मुझे लगता है कि मेरा स्टैंडर्ड बहुत ज्यादा अच्छा है। तो और मैं बहुत पोएट्री पढ़ता हूँ। कि आप अपने उस अंदाज में आप तंज कस दें चुनाव आयोग के ऊपर। मैं बहुत कविता पढ़ता हूँ, अच्छी कविताएं पढ़ता हूँ, अच्छे शेर पढ़ता हूँ। तो मुझे लगता है कि ये दूसरी बात जो एक अच्छी उन्होंने की वो ये कि पिछली बार जब उनसे पूछा गया था, जिस तरह से उन्होंने वो अमर प्रेम का एक गाना सुनाया था, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों
लोगों का काम है कहना मुस्कुराते हुए, एक अजीब सा उसको हल्कापन जो एक था आज थोड़ा सा दिखाई दिया, तो गंभीर है। लगातार इस पर हम लोग उन पर खींचते रहे हैं, लगातार उन पर इस पर कहा जाता रहा है, और ये भी मुझे मालूम है कि वो ये प्रोग्राम देखते भी हैं हमारे, तो लगता है थोड़ा बहुत असर उनका हुआ है। आप इतने गंभीर मुद्दे को इन हल्के गानों से और शेरों से और मुस्कुराकर नहीं टाल सकते। आपको गंभीरता से सीरियसली डिटेल में जवाब देना चाहिए। जो हम मांग करते थे वो आज थोड़ी दिखाई दी। इलेक्शन में वोट क्यों बढ़ जाते हैं, ये सवाल अभी भी अब आपके शेर कितने अच्छे हैं, जब आप सुनाएंगे तभी ये दिबांग फैसला हो पाएगा, तो हम लोग इस इंतजार में हैं। फिलहाल बड़ी खबर दे देती हूं, आज ही वित्त सचिव को आदेश जारी करेंगे ईसी की ओर से। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। दिल्ली चुनाव को लेकर इसी का बड़ा बयान सामने आया है, और यकीनन इसको लेकर बजट में दिल्ली से जुड़ी कोई घोषणा ना की जाए, ये भी जानकारी आई है। आज ही वित्त सचिव को आदेश जारी किया जाएगा 1 फरवरी को। आपको बताते चले कि बजट आने वाला है, और जिसको लेकर ये बड़ी जानकारी, आदेश किस तरह से देख रहे हैं? बजट में दिल्ली से जुड़ी कोई घोषणा ना हो, सही फैसला है? क्योंकि इसमें फिर अब आम आदमी पार्टी फिर से कहेगी कि क्योंकि राज्य पूर्ण नहीं है, ज़्यादा अधिकार एलजी के पास हैं। हमने पहले घोषणा की कि हम 21 रुपये देंगे, वो अधिकार क्योंकि एलजी के पास है, तो आम आदमी पार्टी इस वादे को पूरा नहीं कर सकती। ऐसे ही इसमें भी होगा, ये कहेंगे देखिए इलेक्शन कमीशन जो है अब वो बीजेपी की हेल्प करने के लिए इस तरह की बातें कर रहा है। अब बाकी जो राज्य थे, महाराष्ट्र में, झारखंड में, मध्य प्रदेश में लाडली बहन योजना या मैया सम्मान योजना, वो पैसा जनता तक पहुंच गया था। अरविंद केजरीवाल की दिक्कत ये है कि ये पैसा जनता तक पहुंच नहीं पा रहा है। उन्होंने सिर्फ वायदा किया है, फॉर्म भरवाए हैं, रजिस्ट्रेशन करवाया कि आपको ये पैसा मिलेगा, सरकार हमारी बनेगी, लेकिन 1100 रुपए लिफाफे में बांट रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी दिक्कत ये है ना कि वो डिलीवर कैसे होगा, क्योंकि पावर तो एलजी के पास है। बिल्कुल, तो वो एक समस्या है सबसे बड़ी अरविंद केजरीवाल के सामने, आम आदमी पार्टी के सामने, कि वो डिलीवर कैसे करेगा। ठीक है, दिबांग में फौरन आपके पास आ रही हूँ। अंकित हमें फ्रेम में दिखाई दे रहे हैं। अंकित, सीधे आपके पास आते हुए, दिबांग को राजीव कुमार की शेरो शायरी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है, लेकिन अंकित को बहुत पसंद है, और इसके पहले भी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि चूंकि उनकी आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है चुनाव आयुक्त के तौर पर, तो आज बहुत सारी बातें वो सुनाकर हमें जाने वाले हैं। अंकित, जो महत्वपूर्ण बातें चुनाव आयोग की ओर से कही गई, किस किस पर रोशनी डालना चाहेंगे? और संसद में 1 फरवरी को आम बजट पेश होगा, लेकिन इस बजट में कोई भी ऐसी घोषणा दिल्ली को लेकर नहीं की जाए जिससे मतदाता सीधे तौर पर प्रभावित हो। इसी की ओर से यह बात भी अब सुनिश्चित की गई है। बिल्कुल चित्रा, देखिए 3 महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। जब तक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है हम अपने दर्शकों को सुना रहे थे, उस दौरान जो तारीखों का ऐलान हो गया था, लेकिन उसके बाद जब आप जो तमाम और पहलुओं पर चर्चा कर रही थी, चुनाव आयोग की तरफ से 3 महत्वपूर्ण चीज़ें कही गई हैं, वो हम अपने दर्शकों को बता देते हैं। हालांकि आपने 2 चीज़ों पर चर्चा भी की है। पहली चीज़, महिलाओं के खिलाफ आपत्तिजनक अगर कोई बयान देगा तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। चुनाव आयोग ने साफ तौर पर कहा कि अमूमन जो है हम कोशिश करते हैं कि एक लाइन न क्रॉस की जाए चुनाव आयोग की तरफ से, और ना ही उम्मीदवारों की तरफ से, लेकिन अगर उम्मीदवारों की तरफ से वो लाइन क्रॉस की जाएगी तो चुनाव आयोग भी कड़ी कार्रवाई करने के लिए आगे बढ़ेगा। पहली महत्वपूर्ण चीज कि महिलाओं के खिलाफ आपत्तिजनक बयान, हमने देखा है कि पिछले कुछ दिनों में, अभी तो हाल फिलहाल में तो रमेश पिथौड़ी का बयान ही काफी हंगामा रहा था जिस पर। अब दूसरी महत्वपूर्ण चीज, क्योंकि जो है सवाल पूछा गया कि 1 तारीख को जो बजट पेश होता है, ऐसे में उसी के 4 दिन बाद अगर चुनाव होगा तो क्या उसका असर नहीं पड़ेगा? तो उस पर संज्ञान लेते हुए सवाल पर चुनाव आयोग ने साफ तौर पर कहा है कि आज ही वित्त सचिव से कहा जाएगा कि दिल्ली से जुड़ी हुई कोई घोषणा ना हो। अगर कोई ऐसी घोषणा है जिसका देश भर पे इंपैक्ट है, आप कर सकते हैं, लेकिन अगर दिल्ली से जुड़ी हुई कोई घोषणा करना है तो वो आप नहीं कर सकते। यानी कि बजट का चुनाव पर असर ना पड़े, इसका ध्यान रखा जाएगा। तीसरी महत्वपूर्ण चीज जो अभी आप जिक्र कर रही थी दिबांग जी से कि फ्री बीज को लेकर के, तो चुनाव आयोग ने क्या कहा है? चुनाव आयोग ने पहले एक उदाहरण दिया कि हमारे सामने ऐसे कई उदाहरण आए हैं जहां पर कई राज्यों में चुनाव के दौरान ऐसी घोषणाएं की गई जिसको बाद में लागू कर पाना उन सरकारों के लिए ठीक नहीं हुआ, या ये कहा जाए कि उसको लागू नहीं कर पाए। और एक उदाहरण देते हुए ये कहा गया कि एक राज्य में तो सैलरी तक नहीं दी जा पा रही है कर्मचारियों को, भले उस राज्य का नाम ना लिया गया हो, लेकिन निश्चित तौर पर वो एक तरह से हिमाचल का जिक्र हो रहा था, तो वहां पर जो सैलरी नहीं दी जा पा रही राज्यों को, तो ऐसे मामलों में राजनीतिक पार्टियों को बताना होगा, घोषणा कर रहे हैं तो उसका आधार क्या है, उसका पैसा कहां से आएगा और उसका राजस्व पर कितना असर पड़ेगा। तो निश्चित तौर पर ये 3 और अहम घोषणाएं जो कि चुनाव आयुक्त की तरफ से की गई हैं। जी, ये बड़ी बातें आपकी ओर से कही गई हैं। यकीनन अब ये सुनिश्चित करना होगा कि पैसा कहां से आएगा। हिमाचल प्रदेश एक बड़ा उदाहरण है। हालांकि दिल्ली को लेकर भी 2500 रुपए हर महीने देने का ऐलान
कांग्रेस पार्टी की ओर से कर दिया गया है। कांग्रेस लगातार जो अरविंद केजरीवाल को इसी मुद्दे पर घेरती रही है, उसकी ओर से भी आखिरकार इसी मुद्दे पर वापस लौटना पड़ा। इसी वजह से अरविंद केजरीवाल अपने आप को आत्मविश्वास से भरा दिखाना चाहते हैं, लेकिन यकीनन पिछले 3 टर्म की जो सरकार है उसकी एंटी इनकम्बेंसी भी होती है और दिमाग बार बार बीजेपी की ओर से कहा जाता है कि हमारी तो प्रो रहती है। हरियाणा का आप एग्जाम्पल दे रहे हैं कि वहां पर 4 तारीख को 5 तारीख को चुनाव हुए और 8 तारीख को नतीजे आते हैं। तो ये जो अंकों का गणित है ये बीजेपी को सूट करता है, लेकिन यहां पर आसान नहीं है बीजेपी की राह, क्योंकि बार बार आपका दूल्हा कौन होगा मुख्यमंत्री, इस बात पर घेरती रहती है आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन अब नरेंद्र मोदी के चेहरे पर जा रही है बीजेपी, क्या कोई फायदा बड़ा मिलेगा, कमाल कर जाएगी भारतीय जनता पार्टी बीजेपी? देखिए, नरेंद्र मोदी के चेहरे पर जाना मुझे लगता है कि एक और ये बात भी दिखाता है, जो पहले हमने चुनाव देखे, 2 बड़े चुनाव देखे, हमने हरियाणा में चुनाव देखा, हमने चुनाव देखा महाराष्ट्र में, जिस तरह से प्रधानमंत्री का चेहरा उतना सामने नहीं था, जिसको इस बात से भी जोड़ा गया कि एक तरीके से खींचतान है प्रधानमंत्री के बीच में और आरएसएस के बीच में, शायद उसी का परिणाम है। तो अब ये बात सुलझी महाराष्ट्र चुनाव में जाकर, जहां दोनों पक्षों में जो संघ परिवार के ही लोग हैं, आरएसएस है और बीजेपी है, उनके बीच में बातचीत शुरू हुई। उसी की एक मुझे लगता है कि आगे की कड़ी है कि प्रधानमंत्री के चेहरे पर चुनाव लड़ रहा है। ये ज़रूरी इसलिए भी हो जाता है क्योंकि दिल्ली में कोई बड़ा चेहरा नहीं है, और ये भी बात कही जाती है कि चेहरा तो चुनाव के बाद में आ जाएगा, लेकिन मुश्किल दिल्ली के साथ यह है बीजेपी में कि सामने एक बहुत बड़ा चेहरा है, एक ऐसा चेहरा है जो मुख्यमंत्री रह चुका है, लगातार लड़ता है। केजरीवाल की मैं बात कर रहा हूं, तो वो सामने बड़े चेहरे को काउंटर करने के लिए उन्होंने ये चेहरा खड़ा किया। और अगर आप देखें तो आम आदमी पार्टी की रणनीति देखिए, जिस तरह से नीतीश कुमार ने बिहार में चुनाव लड़ा था कि प्रधानमंत्री जब भी भाषण दे रहे हैं उसके बाद अरविंद केजरीवाल आके उसका सूचीवार उनका चीजों का जवाब दे रहे हैं। तो ये एक रणनीति है, और ये रणनीति एक बात करती है जिसको बाकी लोग बचते हुए दिखाई देते हैं कि कोई नहीं चाहता कि सीधे आप नरेंद्र मोदी से लड़ें, पर ये वो नरेंद्र मोदी नहीं है। ये एक ऐसी सरकार के नरेंद्र मोदी हैं जब बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं है। तो शायद वही एक कोशिश कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल, और अगर वो इस कोशिश में कामयाब होते हैं तो बड़ी है, लेकिन आसान और महाराष्ट्र उसके नतीजे भी आ गए। हाँ, लेकिन राह आसान नहीं है।